वीपी सिंह जी, संगठन मंत्री भाई ब्रजेश जी, हमारे भारती जी, खान साहब, कुशीनगर के सम्मानित मंत्री भाई वीपी सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सदस्य हमारे साथ। तो चूंकि लगातार 1 महीने से इस प्रदेश के भ्रमण पर हूँ, अभी अंतिम समय में गला भी साथ छोड़ रहा है। मित्रों, वर्तमान की परिस्थितियां इस प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर हमारे कुछ साथी तमाम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से इस समाज में फैला रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि इस प्रदेश का इस सबसे मजबूत संगठन डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन, जिसकी तरफ इस प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारी संगठन ललचाई नजरों से देखते हैं, तमाम बड़े बड़े कर्मचारी संगठन इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उनके संगठन में उनके साथ सहभागिता करें। ये संगठन आज इस ऊंचाई पर पहुंचा है तो इस प्रदेश के फार्मासिस्टों के समर्पण भाव, इस प्रदेश के वो तमाम हमारे फार्मासिस्ट बंधु जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी कुर्बानियां, उनका संघर्ष कि आज इस संगठन को, चाहे वो आपके सहयोगी संगठन हो, चाहे इस विभाग के तमाम अधिकारी जो आपके मंचों पर आकर शिरकत करते हो, वो सभी इसको मन से स्वीकारते हैं कि इस प्रदेश में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन एक मजबूत संगठन के रूप में जाना जाता है। यहां आप अपने आम जीवन में भी महसूस करते होंगे कि जिस स्थान पर आप सेवा दे रहे हैं, जिस स्थान पर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो पीएससी हो, सीएससी हो, जिला अस्पताल हो, वहां तमाम आपके समकक्ष वो संवर्ग जो आपके समान योग्यता रखते हैं, आपके समान मान्यता रखते हैं, उन तमाम संवर्गों की स्थिति में और आपके सम्मान में मित्रों जमीन आसमान का अंतर होता है। चाहे वो जनता की नजर में हो, चाहे जनप्रतिनिधियों की नजर में हो, चाहे आपके अधिकारियों की नजर में हो, और चाहे आपके सहयोगी संगठनों की नजर में हो, डिप्लोमा फार्मासिस्ट का जो सम्मान है, मैं समझता हूं कि वो सम्मान आपके समकक्ष उन संवर्ग के लोगों को नहीं मिल पाता। अरे सम्मान अगर आपको मिला है तो निश्चित रूप से आपकी एकता, आपके संगठन की बदौलत आपको मिला है। सन 1988 में जब हम नौकरी पर आए थे और सन 1991 से जब हम संगठन की गतिविधियों को संचालित करने लगे, अधिकारियों की वार्ता में ऐसा अक्सर होता था जब सामने बैठा अधिकारी बीच में एक आध बार हमें कंपाउंडर शब्द से प्रयोग, और उसके शब्द पर हम टेबल ठोक कर खड़े हो जाते थे, चिल्लाने लग जाते थे, उसका विरोध करने लग जाते थे कि आपने इस शब्द का प्रयोग कैसे किया। आज जो हमारे युवा साथी हमारे बीच में आए हैं, मैं समझता हूं कि आपको इस शब्द का प्रयोग सुनने को नहीं मिलता, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिन्होंने संगठन की शुरुआत से संगठन की नींव को, हमारे खान साहब बैठे हैं, हमारे तमाम साथी तिवारी जी बैठे हैं, कि जब बैठने के लिए कुर्सी मुहैया नहीं हुआ करती थी, अधिकारी के कमरे में घुसने से पहले 50 बार साथी सोचता था, और आज की स्थिति पर आप गौर करिए। तमाम परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, और इसका सीधा सीधा मतलब यह
है कि ये परिवर्तन आपकी एकता, आपकी अखंडता, इस संगठन में आपके विश्वास के चलते आया। लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि इस समाज को किस तरह से बांटने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ये नए पुराने का एक कौन सा खेल शुरू कर दिया गया। कोर्ट नॉन कोर्ट की शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। पुरानों को उखाड़ के फेंक दो, जिले से उखाड़ना शुरू करो, प्रदेश तक उखाड़ के ले जाओ। ये किसकी संस्कृति है? ये डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की संस्कृति नहीं है। क्या वो लोग जो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं अपने परिवार में भी अपने बुजुर्गों, अपने बड़े भाई, अपने चाचा ताऊ, अपने पिताजी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं? एक ऐसी संस्कृति की ओर हम जा रहे हैं। हमने सीखा है इस संगठन में कि बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार, और यही संस्कृति इस संगठन की रही कि आज ये संगठन इतना बलशाली हुआ क्योंकि इसको एक परिवार की तरह से माना गया। लेकिन आज किन अमर्यादित शब्दों का प्रयोग वो लोग व्हाट्सएप पर करते हैं, किस तरह से इस समाज को नए और पुराने के बीच में बांटने की एक सोची समझी साजिश रची जा रही है। किसके लिए? प्रदेश अध्यक्ष की और प्रदेश महामंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के लिए। मैं समझता हूं कि आज मुझ जैसा वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 31 वर्ष, बहुमूल्य 31 वर्ष इस संगठन को दिए, इस संगठन की एकता, इस संगठन की उन्नति, इस संगठन को शिखर पर ले जाने के लिए दिए, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आज चिंतित होगा, चिंतनशील होगा। हम भी व्हाट्सएप पर दबा दे सकते हैं, खूब व्हाट्सएप पर लिखना आता है, हर बात का जवाब उसी भाषा में देना हमको आता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि व्हाट्सएप किसी भी विषय पर चर्चा का कोई माध्यम हो सकता है। व्हाट्सएप कोई चर्चा का माध्यम नहीं हो सकता है। शाम के 8 बजे लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, दूसरी दुनिया में जाने के बाद अगर किसी विषय पर चर्चा का कोई माध्यम है तो ये मंच है। हम जनपद जनपद जा रहे हैं, जिले जिले में जा रहे हैं, साथियों के बीच में जा रहे हैं। और आज से नहीं, मैं प्रदेश का संगठन मंत्री था तब से मैं लगातार किसी भी जनपद में कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास करता हूं, चाहे वो 750 किलोमीटर कुशीनगर क्यों ना हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बलिया हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बस्ती हो, चाहे मऊ हो। हम वहां जाते हैं, महीने में 30 में से 20 दिन, 15 दिन में घर से बाहर साथी के बीच में रहता हूं, क्योंकि ये वो मंच है जहां हम कोई सार्थक बहस आपस में कर सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर हम चर्चा कर सकते हैं, इस समाज को किस प्रकार तरक्की की ओर ले जाए इस पर चर्चा कर सकते हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं जिन पर मैं खरा नहीं उतर रहा हूं उस पर चर्चा कर सकते हैं। कि व्हाट्सएप पर चर्चा नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि हम आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट्सएप पर आंखें से आंखें डालकर बात नहीं की जाती। आंखों में आंखें डालकर मैं जनपदों में जा रहा हूं, साथियों से रूबरू हो रहा हूं, अपनी कमियां भी बता रहा हूं, अपनी उपलब्धियां भी बता रहा हूं। 3 बिंदुओं पर हमको घेरने का प्रयास किया जाता है, तीनों बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। समय चूंकि बहुत ज्यादा हो गया, मुझे तमाम कार्यक्रम को स्थगित करते हुए अभी रात को लखनऊ में पहुंचना है। 3 बिंदु पर हमारे साथी हमको आरोपित करते हैं। नंबर 1 पेंशन, नंबर 2 ग्रेड पे, और नंबर 3 कि हम बार बार आंदोलन की घोषणा करते हैं और आंदोलन वापस ले लेते हैं। यही चर्चा के विषय है, इन्हीं पर हमको आरोपित किया जा रहा है। मित्रों, आरोप लगाना
बहुत आसान सा कार्य है। मैं कहता हूं कि आप पूछिए मुझसे, हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन आरोप लगाने के साथ साथ आपके पास उस बात का समाधान भी होना चाहिए। मैं मानता हूं मैं इस उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्टों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं करा पाया, लेकिन आपके पास इसका समाधान भी होना चाहिए कि मैं इस रास्ते पर नहीं चला तो मुझको इस रास्ते पर जाना चाहिए था, और वो रास्ता इस प्रकार है, तो इसका समाधान भी आरोप आपने लगा दिया। क्या पुरानी पेंशन इस प्रदेश के सिर्फ फार्मासिस्टों का मुद्दा है? पुरानी पेंशन इस पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारियों का, शिक्षकों का मुद्दा है। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, ये मात्र फार्मासिस्टों का मुद्दा नहीं है। क्या मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये मांग कर सकता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के सारे राज कर्मचारियों को पेंशन बहाल कर दी जाए, वरना इस उत्तर प्रदेश का 7,000 डिप्लोमा फार्मासिस्ट अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा? क्या मैं सरकार से मांग कर सकता हूं? बिल्कुल। मैं सरकार से ये नहीं कह सकता हूं कि आप सारे राज कर्मचारियों को पेंशन दें, क्योंकि मेरा राइट नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ फार्मासिस्टों का नेतृत्व करता हूं। क्या मैं सरकार से ये कह सकता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के राज कर्मचारियों को छोड़िए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के 7,000 फार्मासिस्टों को पुरानी पेंशन दे दीजिए, नहीं तो मैं हड़ताल पर चला जाऊंगा? क्या मैं ये मांग कर सकता हूं? इसका भी कोई औचित्य नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं सरकार से क्या कह सकता हूं? मुझे करना ये चाहिए कि इस उत्तर प्रदेश के जो तमाम बड़े बड़े राज कर्मचारी संगठन हैं, जिनके साथ तमाम संगठन समाहित हैं, मैं उन संगठनों के आंदोलन में शिरकत करूं, उनके आंदोलन को मजबूती प्रदान करूं और सरकार पर दबाव बनाऊं। यही करना चाहिए मुझको। 5 राज कर्मचारी संयुक्त परिषद है उत्तर प्रदेश में। आज की तारीख में 5 राज कर्मचारी संयुक्त: अतुल मिश्रा, हरकिशोर तिवारी, जयंत तिवारी, एसपी तिवारी और संजीव पांडे। ये 5 परिषद है, 5 गुट, 5 महासंघ हैं। लल्लन सिंह, लल्लन पांडे, अजय सिंह, योगेंद्र सिंह, 5 महासंघ हो गए। और शिक्षकों के माध्यमिक शिक्षक का शर्मा गुट, चेतनारायण गुट, ठकुराई गुट, पांडे गुट, पता नहीं कितने गुट। सबके मांग पत्र में पुरानी पेंशन की मांग है। सबके मांग पत्र में पुरानी पेंशन की मांग है, लेकिन ये सारे संगठन एक साथ होकर पुरानी पेंशन की मांग नहीं कर सकते। ये इनके ईगो है, ये नहीं कर सकते। और मैंने उन संगठनों के साथ काम किया है। मैंने हरकिशोर तिवारी के साथ भी काम किया है, मैंने संजीव पांडे के साथ भी काम किया है, मैं अतुल मिश्रा के साथ भी काम कर रहा हूं, मैंने जयंत तिवारी के साथ भी काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। उन सारे संगठनों को किसी को भी पुरानी पेंशन से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग को उठा रहे हैं। अगर उन बड़े बड़े संगठनों को इस उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की से कोई सरोकार होता तो आज से 14 साल पहले जब पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद किया गया था, तब इस उत्तर प्रदेश के सारे राज कर्मचारी और शिक्षक एक साथ मिलकर हड़ताल पर जाते तो कोई सरकार इसको बंद नहीं कर सकती थी। आज से 15 साल बाद पिछले 6 महीने में आप देख रहे होंगे तमाम परिषद, तमाम महासंघ, तमाम शिक्षकों के संगठन आंदोलन कर रहे हैं। ये 6 महीने के अंदर ऐसा क्या जादू, ऐसा क्या करिश्मा हो गया कि इन सबको पुरानी पेंशन की याद आ गई और 15 साल से ये सो रहे थे। तभी आपने इस पर गौर नहीं किया। अरे आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको इस पर भी तो गौर करना चाहिए कि 15 साल तक ये संगठन कहां सोते रहे और आज ऐसा क्या हो गया कि इनको पुरानी पेंशन की याद आ गई। मैंने कहा मित्रों, इनको कोई सरोकार नहीं है पुरानी पेंशन से।
उत्तर प्रदेश में एक संगठन बहुत तेजी से पैदा हुआ, अटेवा। सुना होगा आप सबने अटेवा के बारे में। अटेवा एक संगठन श्री विजय कुमार बंधु जी ने खड़ा किया पुरानी पेंशन की मांग को लेकर, और इसका जन्म सिर्फ पुरानी पेंशन की एक ही इकलौती मांग को लेकर हुआ, उसकी और कोई मांग नहीं है। और वो अटेवा बढ़ते बढ़ते इस स्तर पर पहुंचा कि आज इस हिंदुस्तान के हर राज्य में उसने अपनी शाखाएं बनाई। आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि कभी बंगाल, कभी केरल, कभी मद्रास, कभी हरियाणा, कभी चेन्नई, कभी बॉम्बे, कभी पंजाब, तमाम राज्यों में एनएमओपीएस के लोग बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं पुरानी पेंशन की मांग में। खूब सोशल मीडिया में आता, पढ़ते होंगे आप लोग। क्या उद्देश्य है? 26 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में अटेवा ने जब एक ऐतिहासिक रैली की जिसमें 4 लाख कर्मचारी उस मैदान में था, और वो मैदान पूरा कर्मचारियों से खचाखच भरा था, और कम से कम 4 लाख कर्मचारी मैदान के बाहर था। इतनी बड़ी तादाद में कर्मचारियों की संख्या देखकर उत्तर प्रदेश के उन तमाम नेताओं की आंख खुली। 26 अप्रैल 2018 के बाद तभी लोगों को पुरानी पेंशन की याद आई। इन्होंने सोचा कि सारा कर्मचारी अटेवा से जुड़ रहा है, क्योंकि अटेवा में मोस्टली शिक्षक लोग थे, और सबसे ज्यादा प्राथमिक शिक्षक एनपीएस वाले हैं, क्योंकि 2005 के बाद विशिष्ट बीटीसी में बंपर भर्तियां लाखों की संख्या में शिक्षा विभाग में हुई, तो लोग बहुतायत में एनपीएस वाले हैं। अब वो सारे लोग पेंशन के लिए अटेवा से जुड़े। प्राथमिक शिक्षक संघ को लगा कि मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है। दिनेश शर्मा जी हैं उनके सम्मानित अध्यक्ष, मेरे मुरादाबाद में ही था, जिला अलग बनाया चंदोसी में, मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, अब प्रदेश के अध्यक्ष मेरे बड़े अच्छे संबंध। इन लोगों को लगा कि पुरानी पेंशन के मामले में सारे शिक्षक अटेवा से जुड़ गए, हम खाली हो जाएंगे। हरकिशोर तिवारी को लगा कि अतुल मिश्रा के साथ पूरे महत्वपूर्ण विभाग, पूरा स्वास्थ्य विभाग, रोडवेज, रेलवे, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, समाज कल्याण, सिंचाई, ये सब जुड़ गया। उन्होंने पुरानी पेंशन पर एक कर्मचारी अधिकारी पेंशन बचाओ मंच बनाया और उस पर आंदोलन किया। अभी पीछे हड़ताल की थी जिसमें हमारे साथी व्हाट्सएप पे भरमार लिख रहे थे कि डीपीए उस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा, डीपीए उस हड़ताल में शामिल नहीं हो रहा, डीपीए के नेता घर में बैठे, तारीफ किन किन बातों का प्रयोग। मैं जानता था कि वो हड़ताल उन लोगों को सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए की जा रही है, वो हड़ताल अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए की जा रही है, क्योंकि हरकिशोर तिवारी को एमएलसी का टिकट आगरा से लेना था। मैंने एक लेख भी लिखा था, क्या हश्र हुआ उस हड़ताल का। मुख्यमंत्री से बात करने की प्रयास वो लोग कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनसे बात नहीं की। तब अपने आप ही हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पढ़वा दी और उस हड़ताल उस कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या योगी जी की इतनी ताकत है? क्या योगी जी मोदी जी को दरकिनार करके इस उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन दे सकते हैं? योगी जी की इतनी ताकत नहीं है कि मोदी जी को दरकिनार करके उत्तर प्रदेश में पेंशन दे दे। योगी जी नहीं, इस हिंदुस्तान के जितने राज्यों में बीजेपी शासित गवर्नमेंट है, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं हिंदुस्तान के, वो मोदी जी को दरकिनार करके पेंशन नहीं दे सकते। पेंशन अगर मिलेगी तो पहले मोदी जी देंगे और फिर योगी जी देंगे। तो जब पहले मोदी जी देंगे तो आंदोलन कहां होना चाहिए? दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में आंदोलन नहीं, अटेवा
इसी सोच को लेकर मेरी लगातार उनसे बात होती है। कोई भी कार्यक्रम को करने से पहले वो हमसे चर्चा करते हैं। इतने सारे बड़े बड़े कर्मचारी संगठन उस अटेवा के साथ शामिल हैं। मैं सिर्फ 7,000 फार्मासिस्टों का नेतृत्व कर रहा हूं। अटेवा के विजय बंधु जी चलकर मेरे कार्यालय में लखनऊ आते हैं और 2 घंटे मेरे साथ बैठकर वार्ता करके जाते हैं। तमाम व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा। अटेवा के जितने कार्यक्रम दिल्ली में हुए उसमें अगर मंच पर अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे तो दिल्ली के रामलीला मैदान में उसी मंच पर संदीप बड़ोला भी उपस्थित थे। उसमें तमाम गवर्नमेंट के तमाम पार्टियों के उसमें एमपी और एमएलए मौजूद थे और बड़े बड़े उन नेताओं को मंच पर स्थान नहीं था जो बड़े बड़े संगठन के लोग हैं। लेकिन अटेवा के हर कार्यक्रम में हमने विजय बंधु जी के साथ मैंने मंच को साझा किया, चाहे वो 26 सितंबर का प्रोग्राम रहा हो, चाहे 26 नवंबर का रामलीला मैदान में रहा होगा, चाहे 1 दिसंबर की रैली रही हो, चाहे 1 फरवरी की हो। मेरे हर भाषण की वीडियो मैंने व्हाट्सएप में लोगों ने डाली है। मैं तो नहीं बनाता था लेकिन लोगों ने बना के डाली। मैं कार्यक्रम में वहां उपस्थित रहा। 1 फरवरी के कार्यक्रम में उससे पहले मैं बीमार था, 2 दिन से मैं कार्डियोलॉजिस्ट के यहां एडमिट था। मुझे 1 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह उसने दी थी, लेकिन उसके 1 दिन बाद 24 घंटे बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर अटेवा का कार्यक्रम था। मैं उसमें पहुंच गया। मेरे तमाम साथियों ने मुझसे कहा कि नहीं बड़ोला जी आप नहीं जाइए। मैंने कहा नहीं, मेरे एमपीएस के फार्मासिस्ट मुझको वरना पाकर हम तो उत्साहित होंगे, मुझको उत्साहित करने के लिए वहां जाना जरूरी है। मैं उस 1 फरवरी के कार्यक्रम में भी गया। मैंने लिख के भी दिया है, मैंने समर्थन के लिए भी उनको दिया है, मैंने सरकार को, शासन को, अपने विभाग को भी लिख के दिया है कि मैं अटेवा के हर कार्यक्रम में पूर्ण ईमानदारी के साथ शिरकत करूंगा, चाहे वो किसी भी स्तर का कार्यक्रम हो। पुरानी पेंशन का मुद्दा सरकार के किसी एजेंडे में नहीं है। केंद्र सरकार के मोदी जी के किसी भी एजेंडे में पुरानी पेंशन का मुद्दा नहीं है। 14 साल इस हिंदुस्तान के 60 लाख कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा इन राजनीतिक पार्टी के रिश्तेदारों के, कंपनियों के शेयर मार्केट में लगा है। वो पैसा कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। चौदह वर्षों का 60 लाख कर्मचारियों को एनपीएस का पैसा अगर मोदी जी पुरानी पेंशन को बहाल कर दे तो मोदी सरकार की पूरे कार्यकाल की सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होगा ये पुरानी पेंशन बहाल करना। छोटा मोटा नहीं। सरकारों को ये नहीं पता कि आपका पैसा किन कंपनियों के शेयर में लग रहा है, ये तक जानते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा और सरकार के एजेंडे में भी नहीं। तो मिलेगी कैसे पेंशन? पेंशन मेरी विजय बंधु जी से बात होती है कि जिसके लिए जो राज्यों में रैलियां की गई, बड़ी बड़ी रैलियां तमाम राज्यों में की गई, जो दिल्ली में तमाम कार्यक्रम किए गए, इस सोच के साथ किए गए थे कि यदि हिंदुस्तान का 60 लाख एनपीएस का कर्मचारियों में से 30 लाख कर्मचारी अगर दिल्ली की सड़कों पर उतर जाता और मोदी जी को यह लगता कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये 60 लाख कर्मचारी और उनसे जुड़े हुए परिवार के उनके लोग अगर इनको पेंशन बहाल नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में नहीं आने देंगे। अगर यह एहसास आपकी उपस्थिति वहां कराती तो पेंशन की कोई उम्मीद जग सकती है। क्योंकि ये तमाम राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की भूखी होती है। वोट है तो सत्ता है। और ये सबसे बड़ा विडंबना है कि इस हिंदुस्तान का, इस उत्तर प्रदेश का कर्मचारी कभी वोट बैंक में तब्दील नहीं होगा। सरकार आपको वोट बैंक नहीं मानती है क्योंकि आप प्रत्येक चुनाव में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर हमेशा बढ़ते हैं और बढ़ते रहे। आपको वोट बैंक नहीं मानती सरकार। आपको पेंशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, आपको कैशलेस मिल रहा है,
आपको डीए की किस्त मिल रही है नहीं मिल रही है, इन सब चीजों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा किसी भी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में कर्मचारी की समस्याओं को लेकर कोई जिक्र नहीं होता। उनके मैनिफेस्टो में उन बातों का जिक्र होता है जिससे उनका वोट बैंक बढ़ता है। उन चीजों का, तमाम चीजों का जिक्र, तमाम बातों का आश्वासन का पिटारा वो होता है जिससे उनका वोट बैंक बढ़ता है। इस हिंदुस्तान के कर्मचारियों की किसी भी समस्या का जिक्र कभी किसी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं होता। ये कारण है। मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, कितने एनपीएस के कर्मचारी जो रात दिन एनपीएस लिखते हैं, जो ये कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर वो बैठेगा जो एनपीएस का कर्मचारी होगा। मैं उन एनपीएस के कर्मचारियों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की सड़कों पर 4 कार्यक्रम हमने किए, कितने एनपीएस के कर्मचारी वहां पहुंचे? अपने जनपद से बताइए, कितने कर्मचारी वहां पहुंचे? लोग कहते हैं कि प्रदेश में 5000 फार्मासिस्ट कोर्ट से नौकरी पाया हुआ है, 5000 एनपीएस का फार्मासिस्ट है, तो कितने एनपीएस के फार्मासिस्ट दिल्ली की सड़कों पर पुरानी पेंशन दिलाने के लिए गए? घर में बैठकर व्हाट्सएप लिखने से अगर पुरानी पेंशन मिल जाती तो विजय बंधु जी भी लिखते, संदीप बड़ोला भी लिखते और आपको पुरानी पेंशन मिल जाती। पुरानी पेंशन इतना गंभीर मुद्दा है, जान लीजिए। 60 साल सेवा से रिटायर होने के बाद जब सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत इंसान को होती है, औलादे घर से बाहर निकाल देती हैं, शरीर बीमारियों से जकड़ता है चारों तरफ से, तब आपको पैसे की ज्यादा जरूरत होगी और तब पेंशन सरकार आपको नहीं देगी। ये कितना गंभीर मुद्दा है मित्रों। लेकिन घर पर व्हाट्सएप में बैठने से इसका हल नहीं निकलेगा। इसके हल के लिए आपको सड़कों पर निकलना पड़ेगा। मैं समझता हूं, मैं ये जानता हूं, मेरी प्रदेश कार्यकारिणी ये जानती है कि अटेवा को समर्थन देने से अच्छा कोई विकल्प हमारे पास आज की तारीख में नहीं है। इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। और आपके पास कोई इससे अच्छा विकल्प हो तो आप मुझको सुझा दीजिए, या उन लोगों के पास हो जो आज मेरे समकक्ष पैनल बना के मुझसे चुनाव लड़ रहे हैं, जो आज जनपद जनपद जाकर ये कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर एनपीएस का फार्मासिस्ट बैठेगा। मैं तो ये पूछता हूं, बैठाओ एनपीएस के कर्मचारी को, लेकिन पुरानी पेंशन में उसके पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान है? मेरा अपना अब तक का अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अटेवा से अच्छा, समर्थन से अच्छा, अटेवा के साथ जुड़ने से अच्छा पुरानी पेंशन के नियम, इससे बेहतर कुछ कर नहीं सकते। कुछ साथी कहते हैं कि फार्मासिस्टों के मामले में कोर्ट जाया जाए, तो मैंने कहा, तमाम लोगों से मैंने कहा, जनपदों में कहा कि आपको जिन लोगों को कोर्ट से नौकरी मिली है तो उस कोर्ट के जजमेंट को लेकर हम पुनः अदालत में जा सकते हैं। उसके लिए आप लोग तैयार होइए। जितना कलेक्शन आप देते हैं उतना ही कलेक्शन मुझसे ले लीजिए, उससे दुगना कलेक्शन मुझसे ले लीजिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर ही कोर्ट में जाऊंगा, तो ये तो उसमें कोई बाध्यता नहीं है। ये उसमें कौन सी बाध्यता है? 2012 के बाद 2019 हो गया, 7 साल आपको सेवा करते हुए हो गए, 7 साल से आपको पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है, तो इन 7 सालों में आपने कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अपनाया? मैं खुद कह रहा हूं कि उसमें जितना शेयर मुझसे जाए आप मुझसे लीजिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूं और संगठनात्मक लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं। मैं अटेवा को समर्थन दे रहा हूं और इससे ज्यादा विकल्प मैं समझता हूं कि आपके किसी के पास नहीं हो। आ गई दूसरी बात वेतनमान की। मैं मान रहा हूं कि 2800 ग्रेड पे इस प्रदेश के फार्मासिस्टों के कार्य और उनकी योग्यता के अनुकूल नहीं है। मैं ये मान रहा हूं
कि 2800 ग्रेड पे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मुंह पर एक कलंक का एक बदनुमा दाग है। मैं ये भी मान रहा हूं कि अपने 2.5 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष के मैं इस प्रदेश के फार्मासिस्टों के वेतन को 2800 से 4200, 4600, 4800 नहीं कर पाया। मैं खुले मन से स्वीकार करता हूं 2.5 वर्ष के इस कार्यकाल में मैं नहीं कर पाया, लेकिन कुछ परिस्थितियों पर आपको गौर करना पड़ेगा। क्या मैंने प्रयास नहीं किए? क्या मैंने संघर्ष नहीं किया? मैं जब मित्रों नौकरी में आया था सन 1988 में, तो इस प्रदेश में फार्मासिस्टों का वेतनमान 400 से 615 का था और केंद्र में 1350 से 2200 का वेतनमान हुआ। हमारा 400 से 615 था और केंद्र में 1350 से 2200 का वेतनमान था। 700 रुपये मुझको तनख्वाह मिली थी जब मैं पहली बार शुरुआत में। जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि बहुत कम वेतन है, बड़ी शर्म आती है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने को मन करता है, 4th क्लास के बराबर वेतन है, डीपीए क्या कर रहा है, डीपीए सोया हुआ है। हम भी उस समय बड़ा इस तरह की भावना थी। जब 700 रुपए मुझे वेतन मिलता था, स्पेशल पुलिस फोर्स में नौकरी करता था और जो सीनियर हवलदार सिपाही थे उनका वेतन हमसे ज्यादा हुआ। बाबू आवाज लगाता था, डॉक्टर साहब तनख्वाह ले जाओ, तो मैं जब सारे लोग तनख्वाह ले जाते थे 3-4 दिन बाद, तब चुपके से अकेले में जाता था तनख्वाह लेने। सबका एक ख्वाब था 1350 से 2200 का वेतनमान। मेरा एक मित्र मेरे साथ पड़ा हुआ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, मैंने भी इंटरव्यू दिया था, 2 पोस्ट की, एक जनरल की एक कोटे की, क्योंकि जनरल में वहां 17, 18 साल की एक्सपीरियंस वाले उत्तर प्रदेश के चले गए, उनको मिल गई। रिजर्व में कोई कैंडिडेट नहीं था, वो तो मेरे साथ पढ़ता था, मेरा रूम पार्टनर था, उसका हुआ। मैं अक्सर उसके पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाया करता था, तो मुझे अपनी बड़ी आत्मग्लानि होती थी जब उनको इतनी तनख्वाह मिलती थी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना बढ़िया था और हम 400 से 615 में। तो पूरे प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की एक मांग, इकलौती मांग हुआ करती थी कि केंद्र के समान वेतनमान, और वो एक सपना हुआ करता था, सपना। 1986 में एक बहुत बड़ी हड़ताल इस प्रदेश के कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने, निगम के कर्मचारियों ने मिलकर की। आपके मंडल के गोरखपुर जनपद के माननीय वीर बहादुर सिंह जी की सरकार थी, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एक ऐतिहासिक हड़ताल जिसकी कल्पना आज की तारीख में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज इतने गुट कर्मचारियों को हो गए। वो ऐतिहासिक हड़ताल थी मित्रों कि पूरे प्रदेश में किसी भी विभाग का ताला नहीं खुला। स्वास्थ्य सेवाएं चौपट थी, रोडवेज के पहिए थमे हुए थे, ट्रेजरी बनती, आरटीओ बनता, सेल टैक्स बनता, स्टाई, पीडब्ल्यूडी, वन, सारे विभाग। सरकार ने कितनी सख्ती करी, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, पीएसी, घोड़े दौड़ाए जाते थे कर्मचारियों के ऊपर। कर्मचारी की रोज हजारों की संख्या में गिरफ्तारी होती थी। एक लंबी हड़ताल, ऐतिहासिक हड़ताल उत्तर प्रदेश की, न जाने कितनी कर्मचारी की शहादत उस हड़ताल में हुई, लेकिन वो हड़ताल विफल नहीं हो पाई। सरकार ने उस हड़ताल को विफल करने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो हड़ताल विफल नहीं हुई। तब उस उत्तर प्रदेश की सरकार ने झुककर ये समझौता किया था कि पद से पद की समानता के आधार पर केंद्र के समान वेतन। 700 रुपये जो मुझको वेतन मिलता था, मेरा वेतन उस समझौते के बाद हुआ 1800 रुपये। कभी सपने नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा था 1988 में 1800 रुपए की रकम में बहुत बड़ी रकम होती। जब मुझे 700 मिलते थे तो डॉक्टर को 1600 रुपए तनख्वाह मिलती थी। पागल हो गए थे हम, पागल। रातों को नींद नहीं आती थी, सपने में नोट ही नोट नजर आते थे। एरियर मिला था कम से 20, 25, 26 हजार, पता नहीं कितना एरियर मिला था। पगला गए थे, पगला कहते हैं। खुशी के मारे मतलब अजीब अजीब हरकतें होने लगी थी। सोचा ही नहीं था साला कभी इतना वेतन 1350 से 2200 का 1800 रुपये वेतन हो जाएगा। खुशी के ठिकाने नहीं। केंद्र के समान वेतन मिल गया। समझौता आज भी वही है। छठे वेतन आयोग में केंद्र के फार्मासिस्टों को 2800 ग्रेड पे यानी कि कम वेतनमान मिला। तो वही समझौता आज मेरे लिए घातक हो गया, आज मेरे लिए दुखदाई हो गया, जो कभी मुझे खुशियां दे गया।
समझौता आज भी सारे राज्य कर्मचारियों के लिए वही। और छठे वेतन आयोग में केंद्र के फार्मासिस्टों को केंद्र की सरकार ने 2800 ग्रेड पे दिया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये वेतन आयोग बैठते हैं, तो वेतन आयोग किसके लिए बैठते हैं? कौन से कर्मचारियों के लिए बैठते हैं? केंद्र कर्मचारी। आपके लिए नहीं बैठता। ये वेतन आयोग बैठते हैं, चाहे वो 7th पे कमीशन बैठा, चाहे 6th पे कमीशन बैठा, चाहे उससे पहले कमीशन बैठे। ये केंद्र सरकार की अपने केंद्र के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था है कि प्रत्येक 10 वर्ष में एक उनको वेतन आयोग दिया जाता है। सन 1986 के बाद हमारा समझौता सरकार से है कि जो केंद्र में होगा वह डीए की किस्त बढ़ती है, 3% हमको मिल जाती है, 2% मिलती है हमको मिल जाती है। कभी आपने सोचा कि वहां जो उनके भत्ते बढ़ते हैं वो हमको नहीं मिलते? वो नहीं मिलते ना हमको। वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि समझौता सिर्फ पद से पद की समानता के आधार पर केंद्र के समान वेतनमान का था, भत्तों का नहीं था। तो वेतन जो वहां होगा वो पद से पद की समानता के आधार पर हमको मिल जाएगा। अब 6th पे कमीशन में जो केंद्र के कर्मचारियों के लिए बैठा था, जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उस पर केंद्र के सरकार को कर्म फार्मासिस्टों को 2800 ग्रेड पे उस आयोग ने दिया, उसके बाद उनकी सरकार ने दिया। तो मेरा क्या रोल है? उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया था, उसको मान लिया था। अगर उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, पचा नहीं पा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश का फार्मासिस्ट था, क्योंकि वो जानता था कि आज से 6 महीने साल भर बाद हमको भी ये वेतन मिलेगा। हमने लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के विज्ञान भवन में इस पूरे हिंदुस्तान के सारे स्टेट के फार्मासिस्ट नेताओं की एक बैठक बुलाई। केंद्र के, रेलवे के, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, सीजीएचएस के, दिल्ली के तमाम केंद्रीय फार्मासिस्ट संगठनों के नेताओं की बैठक में हमने बुलाई। हमने कहा कि ये वेतन जो 6th पे कमीशन में फार्मासिस्टों को मिला है वो आपकी योग्यता और कार्य के अनुरूप नहीं है, इसके लिए आपको आंदोलन किया जाना चाहिए। वहां सीजीएचएस में फार्मासिस्टों का संगठन ही नहीं था। उन्होंने कहा हम आंदोलन की स्थिति में नहीं है, हम आंदोलन नहीं कर सकते, हमारे पास संगठन नहीं है, हमारे पास लोग एकत्रित नहीं है, बिखरे हुए हैं दिल्ली में 1000 फार्मासिस्टों को, सारे बिखरे हुए हैं। हमने उनसे कहा आप सिर्फ अपना बैनर लगाइएगा, आपको धन भी हम देंगे, आपको मैन पावर भी हम देंगे, शक्ति भी हम देंगे। तब दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम उस 6th पे कमीशन में 2800 ग्रेड पे के विरोध में किया गया। दिल्ली की सड़कों पर पहला फार्मासिस्टों का कार्यक्रम था, पहला कार्यक्रम और ऐतिहासिक कार्यक्रम। 95% फार्मासिस्ट उत्तर प्रदेश का था, 5% में बकिया पूरा हिंदुस्तान। वो बैनर केंद्र वाले जिनके बैनर पे आंदोलन होना था, हम 9 बजे से खड़े थे, वो 1:30 बजे बैनर लेके आए अपनी ड्यूटी खत्म करके। एक बार संगठन था ही नहीं, चलाते नहीं। उस ऐतिहासिक आंदोलन की वजह से केंद्र की सरकार ने केंद्र के फार्मासिस्टों की वेतन विसंगति फास्ट ट्रैक कमेटी में भेजी। 6th पे कमीशन के बाद वेतन विसंगति दूर करने के लिए 2 कमेटियां बनी थी, एक जनरल कमेटी थी, एक फास्ट ट्रैक कमेटी थी। जनरल कमेटी का कार्यकाल की कोई समय सीमा नहीं थी, फास्ट ट्रैक कमेटी के कार्यकाल की समय सीमा 6 महीने थी, यानी कि कोई रिपोर्ट उसके पास यदि जाती है तो 6 महीने थी। मात्र 2 संवर्गों की वेतन विसंगतियां फास्ट ट्रैक कमेटी में गई थी। फास्ट ट्रैक कमेटी में दोबारा दबाव बनाने के लिए हमने एक दिल्ली के जंतर मंतर पर दोबारा कार्यक्रम लगाया। उसमें भी 95% फार्मासिस्ट हमने उत्तर प्रदेश का, तमाम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्टों को हमने वहां उतारा, और तब फास्ट ट्रैक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 4600 ग्रेड पे फार्मासिस्टों की दी थी। लेकिन हमारा संगठन नहीं था। वहां एक कंबाइंड एसोसिएशन थी जिसका नेतृत्व एक लैब टेक्नीशियन करते थे। उन लैब टेक्नीशियन की सरकार में धमक थी, सरकार में पकड़ थी, सरकार उनके दबाव में रहती थी, और कर्मचारियों के बीच में उनका दबदबा था। उन्होंने सरकार से कहा अगर फार्मासिस्टों को दोगे तो आप उनको भी दोगे। सरकार ने कहा हम आपको नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा आप इनको भी मत दीजिए। सरकार ने कहा कि इनको तो इसलिए देना मजबूरी है कि इनके पक्ष में फास्ट ट्रैक कमेटी की, एक कमेटी की रिपोर्ट है, एक ऑथेंटिक कमेटी की रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा अब तक हमको भी दिए। तो सरकार ने कहा क्योंकि आपकी वेतन विसंगति किसी कमेटी में विचाराधीन नहीं है,
आप मांग कीजिए, आंदोलन लगाइए, हम आपकी वेतन विसंगति को किसी कमेटी में भेजेंगे, उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो आपके वेतन पे भी विचार किया जाएगा। लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया थी। उन्होंने आंदोलन किया, हड़ताल की, और उसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र की सरकार ने उनसे कह दिया कि देखो हमने इनका नहीं बदला, 2800 मिले, और आपके पक्ष में चूंकि फास्ट ट्रैक कमेटी की रिपोर्ट थी तो आपका 2 साल बाद नॉन फंक्शनल 4200 ग्रेड पे कर दिया। आज पूरे हिंदुस्तान का फार्मासिस्ट इस बात पर गौरव महसूस करता है, मंच पर हमारी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की वजह से पूरे हिंदुस्तान के फार्मासिस्टों को 2 साल बाद नॉन फंक्शनल 4200 ग्रेड पे मिला। अभी हिमाचल कांगड़ा में फिको का एक अधिवेशन हुआ जिसमें पूरे हिंदुस्तान के सारे स्टेट के लोग वहां पर मौजूद हुए। 2 दिन चले उस अधिवेशन में मंच पर आने वाला हर वक्ता, हर स्टेट का, हर केंद्र का यूपी 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 चिल्लाता था। उन्होंने एक सुर पर मांग रखी, एक सुर से मांग रखी। आधा घंटे का मेरा संबोधन पहले दिन हुआ और उसके बाद वहां का नजारा सिर्फ यूपी यूपी चिल्लाता रहा। बोले अब अगर पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करेगा तो उत्तर प्रदेश करेगा। उससे कहा गया, मैंने कहा नहीं, मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान का भार नहीं उठा सकता हूं, तो के सचान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अरे मैं पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का फार्मासिस्ट, मैं समझता हूं कम अकल रखता है कि जिसने हमको चुना, पूरे हिंदुस्तान का फार्मासिस्ट बेवकूफ है कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा है। पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व कभी चेन्नई, केरल, बेंगलोर, दिल्ली के फार्मासिस्टों से आप मिले, उनसे मिलिए, कितने इंटेलिजेंट, क्या सोच। हम जब कभी बैठकों में जाते हैं तो कभी चलिए आप लोग बैठकों में जरा देखिए, और वो लोग जबरदस्ती हमको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, तो कुछ तो काबिलियत होगी मित्रों, कुछ तो उन्होंने हमारे अंदर देखा होगा, वरना ऐसे तो कोई अपनी कमान किसी के हाथ में नहीं सोचता। संदीप बड़ौला जिंदाबाद, संदीप बड़ौला जिंदाबाद, आप तमाम पूछते हो मुझको, क्या आप लोग ये नहीं सोचते, कभी आपने इस बात पर मनन नहीं किया कि पूरे हिंदुस्तान में हजारों संपर्क हैं कर्मचारियों के, फार्मासिस्ट कोई निराला नहीं है, आप पर कोई सुरखाम के पर नहीं लगे हुए हैं, और उन हजारों संपर्कों में से किसी भी संपर्क का वेतनमान क्या 2 साल में परिवर्तित हो रहा है? आपका वेतनमान 2 साल में परिवर्तित है। सेंट्रल में एसीपी की व्यवस्था 10, 20, 30 पर है। सारे कर्मचारियों का वेतन नेक्स्ट एसीपी 10 साल पे लगती है। उत्तर प्रदेश में 10, 16, 26 है। यहां सारे कर्मचारियों की एसीपी 10 साल में लगती है। आपके अंदर कौन सा ऐसे गुण पैदा हो गए कि आपका वेतनमान 2 साल में चेंज होगा? इस बात को कभी महसूस नहीं किया। किसने कराया? अरे हमारे इसी डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने कराया। आज भी पूरे हिंदुस्तान में 2 साल बाद नॉन फंक्शनल को पहली एसीपी माना जाता है। आपकी जानकारी में नहीं है क्या? पूरे केंद्र में 10 साल में कोई एसीपी नहीं मिलती है। वो ये कहते हैं कि 4200 जो 2 साल में चेंज हो गया, ये आपकी पहली एसीपी है। वहां 10 साल में कोई एसीपी नहीं मिलती, वहां 20 साल में मिलता है 4600 और 30 साल में मिलता है 4800। आपके यहां वो विधानसभा चुनाव जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उस विधानसभा चुनाव से पहले सन 2011 में हमने आपको शासनादेश करा के दिया था कि उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद नॉन फंक्शनल को पहली एसीपी नहीं माना जाएगा। आपको 10 साल में मिलता है 4600, 16 साल में मिलता है 4800 और 26 साल में मिलता है 5400। पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है 20 साल में 4600 और 30 साल में 4800।
ये हमारी उपलब्धि थी। पूरे हिंदुस्तान में साथी लोग कहते हैं, कभी व्हाट्सएप में पढ़ता हूं, बोले साहब लैब टेक्नीशियन का वेतनमान फार्मेसी से ज्यादा है। कोई कहता ऑप्टोमेट्रिस्ट का बढ़ गया, कोई कहता एएनएम का वेतनमान बढ़ गया। अरे एएनएम आज भी 2400 की वेतनमान, 2400 की वेतनमान पे। लैब टेक्नीशियन का वेतनमान, ऑप्टोमेट्रिस्ट का वेतनमान आज भी 2800 रुपए है। उसका मूल 2800 रुपए है, आपका 2800 रुपए है। आपका 2 साल में 4200 होता है, उसका 10 साल में 4200 होता है, आपका 10 साल में 4600 होता है, उसका 16 साल में 4600 होता है, आपका 16 साल में 4800 होता है, उसका 26 साल में 4800 होता है, आपका 26 साल में 5400 होता है। किसका वेतनमान ज्यादा है? किसका वेतनमान ज्यादा है? और आप व्हाट्सएप में लिखते हैं कि जो है लैब टेक्नीशियन का वेतनमान, फार्मासिस्ट, बीपीए सोया हुआ है। एक एग्जाम्पल जो आपके पास है वो एक्सरे टेक्नीशियन और डेंटल हाइजीनिस्ट। तो एक्सरे टेक्नीशियन और डेंटल हाइजीनिस्ट का वेतनमान, एक्सरे टेक्नीशियन और डेंटल हाइजीनिस्ट का वेतनमान 6 पे कमीशन से पहले केंद्र की सरकार ने बढ़ाया था। केंद्र में उनका वेतनमान बढ़ा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं बढ़ाया था। 6 पे कमीशन के बाद पद से पद की समानता के आधार पर उनका वेतनमान ऑटोमेटिकली यहां बढ़ा था। तमाम संवर्गों का बढ़ा था। प्राथमिक शिक्षकों का हुआ था 4200। उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बढ़ाया था। अब केंद्र में मेरा नहीं बढ़ा तो मेरी क्या गलती है? और एक्सरे टेक्नीशियन और डेंटल हाइजीनिस्ट जिनकी आप कहते हैं स्टार्टिंग 4200 है, 4200 है स्टार्टिंग, मेरा 2800 है। उनका 10 साल में कितना होता है? 4600 होता है ना। 10 साल में मेरा कितना होता है? 16 साल में उनका 4800, मेरा 4800, 26 साल में उनका 5400, मेरा 5400। सिर्फ 2 साल का अंतर, 2 साल का अंतर। और इस 2 साल में आपको 3% का जो इंक्रीमेंट मैंने दिलवाया उनको तो नहीं मिलता। 2 साल में जब मैं आपको 4200 नॉन फंक्शनल ग्रेड में दिला रहा हूं तो उसमें एक इंक्रीमेंट 3% की वो भी दिला रहा हूं। वो किसने दिलाई? हमने दिलाई। वो हमारी उपलब्धि नहीं है। और आप पढ़िए, 3% की वेतन वृद्धि लगने के साथ ही उसको एसीपी माना जाता है। किसके लिए कराया? जो साथी रोजगार में अब आए हैं उनके लिए कराया। मैं तो उसको पहले ही पार कर चुका था। जो साथी कहते हैं युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? अरे आपके लिए करवाया 4200 रुपए, पर आपको एक जबरदस्ती एक इंक्रीमेंट का व्यवस्था मैंने कराई। जबरदस्ती हड़ताल के बाद समझौते में शासनादेश कराया। वेतन का अंतर आपका और उसमें सिर्फ 2 साल का, उस 2 साल पे भी आपको एक एक्स्ट्रा 3% की वेतन वृद्धि। कितना कम अंतर और कितनी ज्यादा गालियां मुझको। ये नाइंसाफी। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि ये वेतनमान मेरे अनुकूल नहीं है। मैं लड़ रहा हूं सरकार से। आज से 2.5 साल पहले आपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मुझको बिठाया, मई 2016 में। मैंने सरकार को नोटिस दिया, सरकार से मांग करी, जिले में धरने का कार्यक्रम लगाया, काला फीता बांधा, 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, 2 घंटे अधिक भी कार्य किया, सेकंड सर्वे का अवैल किया। और उसके बाद जिसको लोग कहते हैं ब्रह्मास्त्र, उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गया। क्या मैं हड़ताल पर नहीं गया? 36 घंटे की एक ऐतिहासिक हड़ताल हमने की। 24 घंटे की उस हड़ताल में सरकार एस्मा लगाने पर मजबूर हुई। आज तक इस उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्टों की कोई ऐसी हड़ताल नहीं हुई जिसमें सरकार ने 24 घंटे के अंदर एस्मा लगाई होगी।
एक ऐतिहासिक हड़ताल थी, पूरे प्रदेश में ओपीडी बंद थी, इमरजेंसी बंद थी, मरीज भर्ती नहीं हो रहे थे, पोस्टमार्टम नहीं हो रहे थे, दवाइयां नहीं बट रही थी, एपिडेमिक फैला हुआ था, त्राही मची हुई थी। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबार आग उगल रहे थे कि प्रदेश के फार्मासिस्टों की हड़ताल के चलते आज इस जिले में इतनी मौतें हुई, इस जिले में इतनी मौतें हुई। तब सरकार ने एस्मा लगाई थी और उसके बाद 36 घंटे के अंदर सरकार का स्वास्थ्य मंत्री हमसे समझौता करता है, लिखित में समझौता करता है। 11 सूत्री मांग, ऐसा समझौता राम उजागर पांडे जी के जिनके आशीर्वाद से आज ये संगठन इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, उनके कार्यकाल में भी ऐसा समझौता कभी नहीं हुआ था कि 11 की 11 सूत्री मांगों पर समझौता हो गया। हर आंदोलन में, हर हड़ताल में यदि 20 मांगे होती हैं तो सरकार 5 मांगे मांगती है और 15 छोड़ देती है। ये होता है। मांग पत्र भी इस हिसाब से बनते हैं, बोले लंबा कर लो यार, कुछ तो निकल के आएंगे। सारे संगठन की हमारी तो उस मांग पत्र में 11 मांगी थी, 11 की 11 मांगों पर सरकार ने मुझसे लिखित में समझौता किया, स्वास्थ्य मंत्री ने समझौता किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने समझौता किया और टाइम बाउंड समझौता किया। मांग नंबर 1 30 दिन में, मांग नंबर 2 45 दिन में, मांग नंबर 3 90 दिन में, मांग नंबर फला इतने दिन में। ऐसा समझौता आज तक नहीं हुआ था। क्या उस समझौते के बाद में सरकार से समझौते के बाद में हड़ताल पर वापस नहीं आता? जब मैं हड़ताल पर गया था तो ये सोच के गया था कि अब जिंदगी भर हड़ताल पर रहूंगा, हड़ताल से वापस ही नहीं आऊंगा। अरे जब समझौता होगा, हड़ताल में सरकार पर दबाव बनाने के लिए, अपनी मांगों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए करता हूं। ये सोच के नहीं करता कि मैं हड़ताल पर चला गया तो हड़ताल से वापस नहीं आऊंगा। सरकार ने मुझसे समझौता किया और उस समझौते के बाद मैं या मेरी जगह कोई और भी होता, आप भी होते तो आप हड़ताल से वापस आते। क्योंकि आज तक हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी हड़ताल नहीं हुई हो, चाहे वो 1 दिन की हो, चाहे 50 दिन की हो, चाहे 100 दिन की हड़ताल हो, कोई भी ऐसी हड़ताल नहीं हुई है जो शासनादेश लेकर वापस हुई है। हर हड़ताल हिंदुस्तान की टेबल टॉप पर समझौते पर ही वापस होती है। वो समझौता मौखिक हो या लिखित में हो। हम तो लिखित में और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा लिखित समझौते में वापस आए थे। मैंने कोई गलती नहीं करी थी हड़ताल से वापस होकर, मैंने कोई बेईमानी नहीं करी। मैंने ईमानदारी से आंदोलन किया, मैंने ईमानदारी के साथ संघर्ष किया, मैंने ईमानदारी के साथ सरकार से समझौता किया। बेईमानी अगर की तो तत्कालीन सरकार ने की कि उस समझौते को लागू नहीं किया, मैं भी मान रहा हूं। फिर क्या हुआ? चाचा भतीजों में समाजवादी पार्टी की सरकार में लड़ाई हो गई थी, फिर आचार संहिता लग गई, नई सरकार बनी, चुनाव हुए, नई सरकार बनी। योगी जी के आते ही तो मैं उनके पास कागज लेके नहीं चला जाता कि मैं हड़ताल पे जा रहा हूं, मुझे ये दो। सरकार को 6 महीने का टाइम दिया गया। 6 महीने बाद हम योगी जी से मिले। आपने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया पे कि मेरा पहला संगठन था जो योगी जी से मिला। उससे पहले कोई संगठन योगी जी से मिलकर नहीं आया था। आज की तारीख में एक कल्चर हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी विभागीय संगठनों से नहीं मिलते हैं, यानी कि विभागीय संगठन होते हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते हैं। विभागीय संगठन विभागीय मंत्री तक ही सीमित रहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं मिलते। वर्षों से देख रहा हूं मैं ये। लेकिन हम औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री जी के बुलावे पर मुख्यमंत्री से भेंट करने गए। बड़े बड़े संगठन अपने लंबे लंबे आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। अभी ये 2 दिन की हड़ताल जो कर्मचारियों की और शिक्षकों की हो रही थी, दूसरे दिन उन्होंने बहुत कोशिश करी कि माननीय मुख्यमंत्री जी समय देकर उनसे वार्ता कर लें। मुख्यमंत्री जी ने वार्ता नहीं की उनसे। तमाम कितनी बड़ी हड़ताल कह रहे थे, तमाम शिक्षक और तमाम कर्मचारी उस हड़ताल में शामिल थे, मुख्यमंत्री ने वार्ता नहीं की। तब अपने आप ही जनहित याचिका पढ़वाकर हाई कोर्ट ने जब रोक लगाई तो उस हड़ताल से वापस हो गए। मैं तो बिना आंदोलन के, क्या मुख्यमंत्री जी को सपना आया था मुझे बुलाने के लिए? अरे मैंने प्रयास किया होगा, हमने प्रयास किए होंगे तभी तो मुख्यमंत्री जी ने हमको बुलाया। और हमारे एक विस्तार से वहां मुख्यमंत्री के साथ राइट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन को लेकर, उपकेंद्र में फार्मासिस्टों के सजन को लेकर, वेतनमान को लेकर और मानक परिवर्तन को लेकर विस्तार से उनके साथ चर्चा हुई। आधा से पौन घंटे के बीच में मुख्यमंत्री जी ने हमको समय दिया। वो सोच सकता है कि एक छोटा सा संगठन 7,000 की स्ट्रेंथ वाला
और माननीय मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन घंटे की हम वार्ता कर रहे हैं, 5 मिनट में बात करके निकल जाते हैं। विस्तार से चर्चा हुई, हमने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस प्रदेश की वो ग्रामीण और गरीब जनता जिसको सही मायने में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है, आज उसको सही मायने में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं कोई उपलब्ध करा रहा है तो हमारा फार्मासिस्ट करा रहा है, क्योंकि पीएससी सीएससी पर हमारा फार्मासिस्ट ही मौजूद रहता है, हमारा चिकित्सक मौजूद नहीं रहता है। हमने कहा आप उठाकर देख, कुछ स्वीकार नहीं कर सकते इस बात को कि हमारा चिकित्सक नहीं रहता है, इसे सरकार उसको नहीं मान सकती। हमने कहा आप उठा के देखिए, आपके पास पूरा तंत्र है, आप तमाम इंस्पेक्शन उठा के देख लीजिए इस पूरे प्रदेश के, अखबार उठा के देख लीजिए कि हर अखबार में आता है फला अस्पताल में डीएम ने छापा मारा या प्रमुख सचिव ने छापा मारा, चिकित्सक नदारद और फार्मासिस्ट ओपीडी करते हुए मिला। यही पढ़ता हूं मैं तो अखबारों में। 99% हमारा फार्मासिस्ट उपस्थित रहता है, मैंने कहा मान्यवर, और वो इलाज कर रहा है जब तक वो ओपीडी कर रहा है, तो उसको राइट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए। योगी जी के शब्द थे कि फार्मासिस्ट इसके योग्य है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या जाने फार्मासिस्ट क्या है, क्या काम है, लेकिन उनके शब्द थे क्योंकि वो जानते हैं, वो जनता से जुड़े हुए थे। हमारे तमाम गोरखपुर के साथी, उनका सब दीक्षित जी, उनकी दवाई इंजेक्शन आज तक उनके साथ करते रहे, तो वो जानते थे जब सांसद रहे मठ में, तो उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट के योग्य है। वेतन के मुद्दे पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया, मानकों में परिवर्तन के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया, और पौन घंटे विचार बाद के बाद हमको लगा कि शायद इनसे फार्मासिस्टों का जुड़ाव है, इनसे हमें कुछ उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। फिर टाइम देना मजबूरी, फिर टाइम दिया गया हमको। फिर जब उनका समय लगा हमको कि इस मकरजाल सिस्टम में वो फाइलें न जाने कहां थी, हम भी उन फाइलों का पीछा नहीं कर पाए। वो हमारी फाइल जो हमने उनको तमाम चीजें, सारे दस्तावेज केंद्र के, उत्तराखंड के और तमाम स्टेट के, जो अपनी ड्यूटी तमाम नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो हम संभव था हमको दिए। उसके बाद 25 सितंबर को हमने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने फार्मासिस्ट दिवस के ऊपर आमंत्रित किया और अपने बीच में उनको लाने का प्रयास किया। उन्होंने हमको समय दिया और समय देने के बाद उन्होंने कहा कि लाइए वो चीजें दीजिए जो आप हमको दे के गए थे। हमने कहा साहब वो तो आपको दे गए थे, आप देखिए कहा, तो बोले आप हमको दूसरा सेट देंगे। इसका चूंकि हमारे पास दूसरा सेट रखा था, हमने दिया। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया, बोले इसको विचार कीजिए और मुझको बताइए। तो शायद उसमें राइट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पे सरकार की मंशा हमको ये अधिकार देने की है। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी का टाइम फिर चेंज हो गया, 25 सितंबर में फिर समय नहीं मिला। फिर उसके बाद हम आंदोलन की घोषणा हमने की, हमने फिर काला फीता 2 घंटे का बहिष्कार किया और शासन ने हमको आमंत्रित किया वार्ता के लिए। तो जिससे मैं मांग रहा हूं, जिससे मुझे लेना है, वो मुझे वार्ता के लिए आमंत्रित कर रहा है, तो क्या मुझे वार्ता के लिए नहीं जाना चाहिए? भाई उसी से तो मैं मांग रहा हूं, मैं याचक हूं, मैं मांग रहा हूं। जब नहीं देगा तो मैं लड़ूंगा। हड़ताल कोई शौक नहीं है, हड़ताल करने के लिए हड़ताल नहीं की जाएगी। हड़ताल तो एक मजबूरी है और हड़ताल अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए की जाती है, कोई शौक में नहीं की जाती। शासन में बैठे लोगों ने हमसे, तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, विशेष सचिव ने तमाम मांगों पर मुझसे चर्चा की और एक सकारात्मक वार्ता उन्होंने हमसे की। तमाम जो प्रमोशन के रास्ते हैं उस पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। बोले आपका ज्वाइंट डायरेक्टर पे तो प्रमोशन हो ही नहीं पाएगा कभी, एक पद विशेष कार्यवाहक अधिकारी का एक पद। हमने कहा साहब हम यही तो कह रहे हैं कि हमारा पिरामिड गलत है, हम बार बार अपने मांग पत्र में शामिल कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप कहा कि आपके 4 पद ज्वाइंट डायरेक्टर के होने चाहिए और 19 पद विशेष कार्यवाहक अधिकारी फार्मेसी होने चाहिए। प्रभारी अधिकारी के आपके प्रत्येक जिले चिकित्सालय में जो पद है उसको 1 पद महिला चिकित्सालय में, 1 मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन और प्रत्येक 300 बेड के अस्पताल में 1 प्रभारी अधिकारी का पद है। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी का प्रस्ताव है। ट्रॉमा सेंटर में फार्मासिस्ट में पद न होने के संबंध में उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। बोले है डीजी को उन्होंने बहुत बता लगाया, बोले सो रहे हो आप, प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा आता? 3 पद ट्रॉमा सेंटर में फार्मासिस्टों के सृजित करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। आपके जितने भत्ते हैं उस सारे भत्तों को 10 गुना
करने का प्रस्ताव उन्होंने माना। आपके जितने पद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएससी, पीएससी पर जिला अस्पतालों में 100 बेड के अस्पतालों में है, उनका मानकों में परिवर्तन करने का कि बेड के हिसाब से करें कि ओपीडी के हिसाब से करें, इस पर व्यापक चर्चा होने और उसमें काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि उसमें काम नहीं हो रहा। आज भी अपना यूपीए डीपी हमारा एक ग्रुप है जिसने अपने 75 जनपदों के अध्यक्ष मंत्री को जोड़ा हुआ है। उस ग्रुप को बोल के देखिए, आपके वीपी सिंह जी, तिवारी जी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आज तमाम ग्रुपों में जहां चुनाव की चर्चा हो रही है, 250 ग्रुप है करीब फार्मासिस्टों के बने हुए इस प्रदेश में, सबने मुझे जोड़ा हुआ है। सब में चुनाव की जंग चल रही है। हमने आज तक एक शब्द नहीं लिखा चुनाव के लिए। हमारे उस यूपी डीपीए के ग्रुप में आज भी ये चर्चा है कि कहां 100 बेड के अस्पताल में मानक के अनुरूप पद नहीं है, कहीं 2 पद है, कहीं 4 पद है। हम जिलों के अध्यक्ष मंत्री जो सूचनाएं संकलित कर रहे हैं और शासन में उसकी पैरवी कर रहे हैं। आज काम चल रहा है, लेकिन चूंकि एक दिन में नहीं हो सकता, एक दिन का काम नहीं है। विभाग से प्रस्ताव शासन को, शासन से वित्त को, वित्त से फेरी रहेगी, फिर शासन से तमाम चीजें, उसमें कोई 1 महीने का 15 दिन का काम नहीं। और फिर वो लोग हमसे कह रहे थे कि मैं हड़ताल करने के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप हमें 1 महीने का समय दे दें। तो क्या मुझको समय नहीं देना चाहिए था? अरे हड़ताल का विकल्प तो मेरे पास आज भी है, कल भी है। और हड़ताल एक अंतिम ब्रह्मास्त्र है, अंतिम ब्रह्मास्त्र हड़ताल है। उसका प्रयोग यूं ही नहीं किया जाएगा कि मैं बार बार उस ब्रह्मास्त्र को चलाता रहूं। अरे हड़ताल तो वो चीज है कि मैं सरकार को डराता रहूं, निकालू ये करके मैं सरकार को डराता रहूं। और जब सरकार ये मना कर दे कि आपकी मांगे नाजायज हैं, इन मांगों को नहीं माना जा सकता, तब मेरे पास करो या मरो के अलावा कोई चारा नहीं है। तब मैं लड़ूंगा, लड़ते लड़ते या तो शहीद हो जाऊंगा या विजयश्री को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि मुझको टाइम दे दो, तो टाइम न देना निश्चित रूप से बेवकूफ होगी। ये बाबू की हड़ताल नहीं है, ये जनता से जुड़ी हुई, जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जनता की जिंदगी से जुड़ी हुई हड़ताल है। इसके लिए हमको जब बिल्कुल सरकार मना कर दे तब उसको प्रयोग मिला। वही मैंने किया जिस पर हमारे साथी लिखते हैं क्यों हड़ताल से वापस हो गए। और वेतन के मामले में मित्रों साफ समझ लीजिए स्पष्ट रूप से, जो वेतन मेरे साथी करते हैं, वेतन विसंगति के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में एक पटनायक कमेटी का गठन हुआ। और जब किसी सरकार में वेतन विसंगति के लिए किसी कमेटी का गठन हो जाता है तो सरकार किसी भी संवर्ग की वेतन विसंगतियां नहीं सुनती है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं हुआ, इस पूरे प्रदेश के राज कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगति दूर करने के लिए सरकार ने एक पटनायक जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को अधिकार दिया कि आप सारे संवर्गों की वेतन विसंगति को सुनेंगे, उस पर अपना निर्णय देंगे और सरकार उसके अनुरूप उन वेतन मानों को सुधारेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 बार पटनायक कमेटी से हम मिले, उस पटनायक कमेटी को हमने संतुष्ट किया, उनसे बात की, उनको सारे दस्तावेज, अपनी ड्यूटी लिस्ट, तमाम चीजें कि हमारा वेतन मान क्यों बढ़ना चाहिए, हमने उनको सौंपा। और पटनायक जी ने 2 साल बाद जब वो रिपोर्ट सरकार को दी तो वो सरकार चली गई, योगी जी सरकार। अभी राजनीतिक परिदृश्य है कि वर्तमान सरकार ने कहा कि नहीं, ये पिछली सरकार की बनी हुई कमेटी है, हम दूसरी कमेटी बनाएंगे। एक वृंदा जी की अध्यक्षता में एक दूसरी कमेटी बन गई, उस पर भी काम हुआ। उनके पास भी हम सैकड़ों बार गए, उनसे बातचीत करी, तमाम बार अपना सारा पक्ष उनके पास रखा, उनको संतुष्ट किया और उसके बाद उन्होंने भी वो रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सारे राज कर्मचारियों की, एक मुझे ही नहीं, सारे संवर्गों को वो सुनते थे, उस पर चर्चा करते थे और उस पर उन्होंने निर्णय लिया कि किसका वेतन बढ़ना है, किसका नहीं बढ़ना है। अभी ये बंद रिपोर्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले मैं भत्तों की रिपोर्ट कैबिनेट में ले जाऊंगा, भत्तों की रिपोर्ट वो कैबिनेट में ले गए, आपका मकान किराया भत्ता और सीसीए बढ़ा, सरकार ने बढ़ाया। उन्होंने कहा वेतन विसंगति की रिपोर्ट बाद में ले जाएंगे। आज तक जब हम आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन में हम चीफ सेक्रेटरी से मिलने गए, जिस दिन मैंने 1 महीने के लिए आंदोलन स्थगित किया, चीफ सेक्रेटरी ने हमको आश्वासन दिया कि हम 15 दिन में माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके रिपोर्ट कैबिनेट में ले जाएं।
बहरहाल वो रिपोर्ट अभी तक कैबिनेट में नहीं गई है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, साफ साफ समझ लीजिए इस बात को कि वेतन विसंगति के मामले में मैं हाथ बधा कर लूं, मैं फांसी पर चढ़ जाऊं, मैं उस उत्तर प्रदेश की सारी स्वास्थ्य सेवाएं अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह से ठप कर दूं, मैं पूरे हिंदुस्तान की सेवाएं ठप कर दूं, इस प्रदेश का प्रधानमंत्री चाहे, इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे, इस हिंदुस्तान का राष्ट्रपति चाहे, पुरानी पेंशन वेतन विसंगति तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार कैबिनेट में न ले जाए। बिना कैबिनेट में जाए वेतन विसंगति पर कोई भी निर्णय प्रदेश के मुख्यमंत्री तक नहीं कर सकते हैं। हम मांग कर लेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर लेंगे, सरकार कहेगी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, कैबिनेट में जाएगी, खुलेगी, उसका मैं भी इंतजार कर रहा हूं। पिटारा है भानुमति का, हो सकता है मेरे पक्ष में हो, मेरे पक्ष में होगा सो फार सो गुड, और मेरे पक्ष में नहीं होगा तो मैं हड़ताल पर जाऊंगा। अगर मेरे पक्ष में नहीं होती है तब मैं हड़ताल पर नहीं जाता हूं, तब मैं सरकार से समझौता करके हड़ताल से वापस आता हूं, तो निश्चित रूप से मैं गुनहगार आता हूं, उससे पहले मैं गुनहगार नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये टेक्निकल चीजें, ये मजबूरियां आपको समझनी पड़ेगी। आज तमाम लोग कहते हैं हिसाब वेतन की बात ही नहीं करते, क्योंकि इनको तो 4200, 4600, 4800 मिल रहा है। अरे 2 साल बाद तो सबको 4200 मिल रहा होगा, जो आज नौकरी में आया 2 साल बाद उसको 4200 मिल रहा है। लेकिन हमें मूल अपना बदलवाना है, इसका हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। हमने हड़ताल की तमाम चीजों को मित्रों आपको समझना पड़ेगा। तीसरा, लोग कह देते हैं कि साहब आंदोलन से वापस चले जाते हैं। अरे मैं आंदोलन से जब जाऊंगा, घोषणा करूंगा, तो आंदोलन से वापस भी जाऊंगा। अब मैं उस समय प्रदेश के 7000 फार्मासिस्टों से राय नहीं ले सकता, मैं अपनी कैबिनेट के 8 चुने हुए लोगों से राय लेता हूं। उनको हम पहले बुला लेते हैं, जो आज हमारे निर्वाचित पदाधिकारी हैं। मैंने कहा जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 4 आप आ जाइए, इसमें शामिल हो जाइए, 4 आप आ जाओ। जब हड़ताल होगी तो आप मना कर देना, नहीं वापस लेंगे, लेकिन नहीं, तब मैं कैसे वापस ले लूंगा? इसको आप हो गया वीडियो।